हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग समझ रहे हैं अपनी यूनिट 1 को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के कॉन्सेप्ट के ऊपर अभी बात कर रहे हैं। आज की क्लास में भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे कुछ नई और इम्पोर्टेंट बातों को। आज हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी कि अध्यारोपण के सिद्धांत के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। अपना पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से जो है न्यूमेरिकल्स अक्सर पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, तो हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी आज की क्लास में करेंगे। तो चलिए आगे की बातों को सीखने के लिए हम अपने स्क्रीन के ऊपर आते हैं। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने ये सारी चीजें जो है डिस्कस कर ली थी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। हमने कूलाम नियम के ऊपर बात कर ली थी। हमने ये देख लिया था कि कूलाम नियम और ग्रेविटेशनल जो लॉ है उसके बीच में क्या किस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशंस मैंने आपको करके दिखाई थी, ठीक है। और हमने होमवर्क में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और त्वरण कितना होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का, ये आपको कैलकुलेट करना था। आई होप कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, ठीक है। अब आज बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। तो हेडिंग पुट अप करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हिंदी में इसे हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। चलिए इसे नोट डाउन करेंगे, हेडिंग को नोट डाउन करेंगे और फिर चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अध्यारोपण का सिद्धांत। चलिए, कर दिया होगा आपने इसे नोट डाउन, ठीक है। आप जरा ध्यान से बात को सुनेंगे और समझेंगे। हम अध्यारोपण के सिद्धांत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। हम ये देखते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारे पास दो आवेश हैं, देखिए इस प्रकार से। एक आवेश सपोज ये Q1 है, एक चार्ज सपोज ये Q2 है, दो चार्ज है ना। सपोज हमारे पास दो चार्जेस। तो हमने क्या बोला था, कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग, कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि इन दोनों आवेशों के बीच में हमको कुछ ना कुछ इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, चाहे वो आकर्षण बल हो चाहे वो प्रतिकर्षण बल हो, हमको देखने को यहाँ पर मिलेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों आवेश में से एक दूसरे को अपनी तरफ से खींच सकते हैं या फिर दूर दूर ये कर सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ फोर्स यहाँ पर देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ बल हमको देखने को यहाँ पर मिलेगा, जो कि किस पर डिपेंड करेगा, इनके परिमाण और इनकी प्रकृति पर, इनके मैग्नीट्यूड और इनके नेचर पर। लेकिन अब अगर बात आ जाती है कि यहाँ पर सपोज दो से ज्यादा आवेश हो, Q3 हो, एक और आवेश हो Q4 हो, इसी तरीके से कितने भी आवेश हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। कितने भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। मैं 3 का एग्जाम्पल लेकर के आपको बता रहा हूं। अब यहाँ पर 3 चार्ज हो गए, ठीक है, 3 चार्ज हो गए। सपोज ध्यान से सुनना, सपोज ये वाला जो चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है ना। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। और ये नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इसको अपने से दूर की तरफ भेजेगा। समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण और असमान प्रकृति के आवेशों के बीच में आकर्षण। तो ये तो इसको इधर खींच रहा है, लेकिन ये वाला इसको इधर खींच रहा है। तो ये Q2 जो चार्ज है, ये Q2 की अगर मैं बात करूं, इस Q2 पर दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, इसको मैं F1 बोल देता हूं, और एक ये जो है इसको दूर की तरफ धकेल रहा है, इसको मैं F2 बोल देता हूं, है ना। तो जब हमारे पास दो या दो से अधिक चार्ज हो गए तो किसी भी एक आवेश पर लगने वाले बलों का संख्या जो है वो एक से अधिक हो गई। इसकी बात छोड़ो, आप कहते हैं सर Q2 ही क्यों, Q3 की बात कर लो। तो चलिए Q3 की बात कर लेते हैं। Q3 पे अगर हम देखें, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, Q3 को अपनी ओर खींचेगा, ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है, Q2 को दूर की तरफ धकेलेगा। तो अभी भी तो इस पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक फोर्स ये है एक फोर्स ये है। तो कहने का मतलब है कि जब भी दो या दो से अधिक चार्ज होंगे,
सॉरी, जब भी 3 या 3 से अधिक आवेश होंगे, जब भी 3 या 3 से अधिक आवेश होंगे तो उन पर किसी उनमें से किसी भी एक आवेश पर लगने वाले जो बल होंगे उनकी संख्या 1 से अधिक होगी। तो दो चार्ज रहेंगे तो उनके बीच में एक फोर्स काम करेगा ओनली। लेकिन अगर हम बात करें 3 चार्ज की या 3 से ज्यादा की, तो वहां पर जो फोर्स होंगे वो 1 से ज्यादा होंगे। जैसे आप देखो, इस पर 2 फोर्स काम कर रहे हैं, एक ये अपनी तरफ खींच रहा है, एक ये अपनी तरफ, एक ये अपने से दूर धकेल रहा है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रकृति के कारण ये बात हमने पढ़ी है कि समान आवेश एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, असमान आवेश एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये सारी चीजें हमने देख ली। तो इस पर अब कितना बल लगेगा? अब इस पर जो नेट बल लगेगा वो F1 और F2 का वेक्टर सम होगा, ये बात ये बताता है। तो पहले मैं लॉ को लिख देता हूं यहां पर, लिख देता हूं और फिर इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे आगे। क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करते हुए आपको ज्यादा समझ में ये आएगा। यदि 2 3 या 3 से अधिक आवेश यदि 3 या 3 से अधिक आवेश उपस्थित हों तो किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल यानी कि नेट फोर्स अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बलों का सदिश योग होता है। इस स्टेटमेंट को आप जल्दी से नोट डाउन करेंगे। If there are more than 2 charges, then resultant force या फिर net force on any one of the charges is equal to the vector sum of all the forces, all the individual forces due to other charges। चलिए इस बात को नोट डाउन करें। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है, अभी इसको हम और डिटेल में समझेंगे। जल्दी से आप पहले स्टेटमेंट नोट डाउन करेंगे सिद्धांत का। यहां तक की बातें नोट करने के बाद अब समझते हैं इसको अप्लाई कैसे करें, इस बात को अप्लाई कैसे करें। देखिए यहां पर मैंने 3 चार्जेस लिए हैं, ठीक है। तीनों चार्जेस पर जो फोर्स है वो अलग अलग सपोज यहां पर काम कर रहा है। सपोज मैं बात करता हूं, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। इस चीज को समझने के लिए आपको चार्जेस का नेचर पता होना चाहिए, यानी कि
जो आवेशों का जो प्रकृति है वो पता होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि अपनी तरफ खींचा जाएगा या दूर की तरफ खींचा जाएगा। अच्छा, मैं किसी एक चार्ज को पकड़ लेता हूं, किसी भी एक चार्ज को, ठीक है, मैं Q2 को पकड़ लेता हूं, ठीक है। Q2 पर इन दोनों की वजह से क्या बल लगेगा, ये बात हमको पता करनी है। Q2 की बात कर रहे, देखेंगे जरा ध्यान से। अच्छा, Q3 की वजह से Q2 आप देख सकते हैं ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। देखिए, जब भी जिस भी चार्ज की बात करेंगे हमेशा वो जाएगा दूसरी की तरफ, मतलब कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, होगा तो ये भी इसकी तरफ अट्रैक्ट, Q3 भी Q2 की तरफ जाएगा। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, Q2 पर लगने वाले बल की, Q2 पर लगने वाले बल की। तो ये दोनों ऐसे ही रहेंगे जहां पर हैं, ये घूमेगा, ये मूव होगा, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं Q2 पर इसकी वजह से सबसे पहले कितना बल लग रहा है, तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, मतलब ये इसकी तरफ खींचा चला आएगा, मतलब कि यहां पर बल की दिशा कुछ ऐसे होगी। पहला बल, इसको मैं क्या नाम दे देता हूं, इसको मैं F1 नाम दे देता हूं, सिंपल, बिल्कुल आसान भाषा में हम समझेंगे। और ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है, फिर से ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, मतलब कि एक बल इसकी वजह से भी लग रहा है ऐसे, एक बल इधर की तरफ से भी लग रहा है ऐसे, F2। तो इस चार्ज पर इन दोनों चार्ज की वजह से दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो इधर की तरफ एक इधर की तरफ। ये क्यों लग रहे हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा। ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित। तो नेट बल किधर की तरफ लगेगा, मतलब कि ये इधर की तरफ जाएगा, इधर की, क्योंकि इसको दो लोग खींच रहे हैं, इसको दो लोग खींच रहे हैं इस तरीके से। तो जब दो लोग खींचेंगे तो जो वेक्टर में हमने पढ़ा था क्लास 11th में, याद कीजिए कि जो परिणामी होगा वो इसके बीच से कहीं से जाएगा। अब कहां से एग्जैक्टली कितने बीच से जाएगा ये नहीं पता, बट परिणामी जो दिशा होगी वो कुछ ऐसे होगी, ये होगा इस पर परिणामी बल। मतलब कि जब Q2 को ये चार्ज अपनी तरफ F2 फोर्स से खींच रहा है, ये चार्ज अपनी तरफ F1 फोर्स से खींच रहा है, तो ना तो Q2 इधर जाएगा ना Q2 इधर जाएगा, ये इनके बीच में कहीं जाएगा। अब ये कितना बीच में जाएगा, ये ऐसे जाता है ऐसे जाता है ऐसे जाता है, ये नहीं पता। ये बताएगा हमको इन दोनों बलों का परिमाण कितना है और इनके बीच में एंगल कितना है। बात समझ में आ रही है, इनके बीच में एंगल कितना है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहां पर रह जाता है। तो सपोज इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, कितना है, थीटा। अब मैं बताता हूं आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको लगाना कैसे है। अभी मैंने कौन से चार्ज के लिए लगाया, मैंने Q2 चार्ज के लिए लगाया। तो हम यहां पर लिखेंगे Q2 आवेश पर नेट बल या नेट फोर्स कितना होगा, इन सारे क्या बोला, तो किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बलों का सदिश योग होता है। मतलब कौन कौन से बल इस पर लग रहे हैं, ये और ये F1 और F2 लग रहे हैं, तो F1 और F2 का सदिश योग जो F नेट होगा वो F1 और F2 का योग होगा। लेकिन F1 और F2 को ऐसे नहीं जोड़ना है, इनका वेक्टर सम करना है, इनका सदिश योग करना है। तो जो F नेट आएगा वो F1 प्लस F2 का वेक्टर सम आएगा। ये बात बोल रहा है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसको जरा आप ध्यान से नोट डाउन करेंगे, इसको आप जरा ध्यान से नोट डाउन, ये फिगर भी बनाएं और फिगर को जिस तरीके से मैंने आपको समझाया उस तरीके से समझते हुए ही ड्रॉ करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि सीधे हमने ड्रॉ कर दिया है। ये फिगर आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड है। जो काम मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए किया है, आगे के सारे क्वेश्चन में हमको यही काम करना है, यही चीज हर क्वेश्चन में रिपीट करनी है, ठीक है। तो ये भी नोट डाउन करेंगे और ये भी नोट डाउन करेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ चीज जो है और डिटेल में समझते हैं। ये स्टेटमेंट वगैरह हम लोग देख चुके हैं, ये हमको याद कर लेना है और बेसिकली हमको इसमें क्वेश्चन करना सीखना है, ठीक है। स्टेटमेंट वगैरह तो हमारे समझ में आ जाएगा, अगर हम एक बार क्वेश्चन करना सीख गए तो ये चीजें हम लोग
याद कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट न्यूमेरिकल करना आपको आना चाहिए इसका, है ना। क्वेश्चन अगर आपको इस पास इसका आ जाए तो आपको वो सॉल्व करना आना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं ध्यान से। ये बात हमने अब तक कर ली है कि यहाँ पर 3 चार्ज थे, Q1, Q2 और Q3, ठीक है। इनमें से Q2 चार्ज को हमने पकड़ा, Q2 चार्ज पर इन दोनों की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, इतना, सदिश योग के बराबर। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हमने अध्यारोपण का सिद्धांत लगा दिया। अब हम इसको सॉल्व कैसे करें, मतलब आंसर कैसे आएगा। तो ये क्लास 11th में हमने वेक्टर सम पढ़ा है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए जो f का मैग्नीट्यूड है, जो f यहाँ पर f नेट आता है हमारे पास, वो आता है अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos थीटा प्लस 2 f1 f2 cos थीटा। तो f1 क्या हो जाएगा भाई, f1 का मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण, ठीक है, f2 इसका परिमाण, और थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल। f1 कैसे निकालेंगे, आपको पता है f1 क्या है, इनके और इसके बीच में लगने वाला कूलाम बल, और कूलाम बल का मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता है। क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। f1 किस किस के बीच में लग रहा है, Q2 और Q3 के बीच में, तो Q2 Q3 अपॉन r स्क्वायर। सिंपल सी बात है, न्यूटन, है ना, न्यूटन। इसका परिमाण दोनों मल्टीप्लाई r स्क्वायर, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से f2 भी निकाल लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। f2 किस किस के बीच में है, इसके और इसके बीच में, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर न्यूटन। बस सिंपल सी बात। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 9 × 10⁹, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। Q1 Q2 की वैल्यू, r की वैल्यू आपको दे रखी होगी क्वेश्चन में। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करके ये सारी बातें जो अब तक हमने सीखी हैं इनको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जल्दी से नोट डाउन करें। चलिए आइए अब चेक करते हैं कि हमने जो जो चीजें सीखी हैं क्या वो हमारे समझ में आई हैं या फिर नहीं आई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की आप जानते हैं भुजाएं बराबर होती हैं। हमको दिया हुआ है इसकी तीनों भुजाएं जो हैं वो a है ना, तीनों साइड्स इसके इक्वल होती है। हमसे ये बोला गया है कि इसके जो 3 वर्टिसेस हैं इन पर हमने 3 चार्ज रखे हैं, तीनों शीर्षों पर 3 आवेश हैं। ठीक है, जरा ध्यान से समझेंगे। ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q है, मतलब कि प्लस Q है ना, माइनस की बात नहीं करी भी, मतलब प्लस Q है। बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है ये A सिरा है, ये B सिरा है, ये C सिरा है, मतलब A शीर्ष B शीर्ष C शीर्ष। क्वेश्चन हमसे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है C शीर्ष पर रखे आवेश पर नेट बल क्या होगा। देखिए तो ये क्वेश्चन जो है किसके बेसिस पर है, ये क्वेश्चन बेस्ड है अध्यारोपण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर। देखिए बहुत ही आसान चीज है, जो अभी मैंने आपसे बताई थी वही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और आंसर देखिए अभी आपको तुरंत ही मिल जाएगा। देखिए मैंने क्या बोला, जिस पर इस पर निकालना है, सी वाले पर निकालना है, तो सी वाले पर इसकी वजह से फोर्स लगेगा। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ए पर जो चार्ज है उसकी वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा और कैसा लगेगा। ये एरो जरूर बनाए, ये जो तीर मैं बना रहा हूं ये तीर जरूर बनाए, ये तीर बना करके ही आपको जो है आइडिया लगेगा। तो भाई ये पॉजिटिव दोनों समान प्रकृति के आवेश, तो ये क्या करेगा, इसको दूर की तरफ भेजेगा, जो समान होते हैं दूर की तरफ भेजते हैं, है ना, तो ये ऐसे करके इसको दूर की तरफ धकेलेगा। तो इसको मैं सपोज F1 बोल लेता हूं, इसको मैं सपोज क्या बात कर लेता हूं कि ये क्या है, ये F1 है सपोज। ठीक हो गया। अब इसकी और इसकी बात करते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, समान प्रकृति, तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये भी, है ना, मतलब दूर की तरफ धकेलेगा, तो ये ऐसा हो जाएगा।
ये हो गया F2। तो हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, यानी बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हम क्या कह सकते हैं, जो नेट बल लगेगा वो F1 और F2 के योग के बराबर होगा। सिर्फ योग बोला था क्या? सदिश योग बोला था, वेक्टर सम बोला था। और वेक्टर सम कैसे करेंगे वो मैंने आपको बताया है। वेक्टर सम करने के लिए हम क्या करेंगे, F net इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। और थीटा क्या बताया था? F1 और F2 के बीच का कोण। अब थोड़ा सा ध्यान से आप मुझे ये बताइए कि ये F1 और F2 के बीच का कोण कितना होगा? भाई हम ये बात जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण जो है 60 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। ये 60, ये 60, ये 60। अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री का होगा। मतलब हमको तो इनके बीच का एंगल भी पता लग गया। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा एंगल, पता लगाना रहेगा आपको, ठीक है। मतलब क्वेश्चन एक समझ जाइए आप, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, ठीक है। इसी तरीके का शेप बना के दे देगा आपको। तो थीटा पता लग गया भाई 60 डिग्री है। अब थीटा पता लग गया 60 डिग्री है, तो कॉस थीटा मतलब कॉस 60 कितना हो जाएगा? कॉस 60 होगा, जितना साइन 30 होता है, मतलब 1/2। तो चलिए कॉस थीटा की जगह पर हम 1/2 रख देते हैं। यहाँ पर कॉस थीटा की जगह पर हम यहाँ पर 1/2 रख देंगे। तो ये एफ नेट क्या बन जाएगा? एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और कॉस थीटा की जगह पर कितना आ जाएगा भाई? 1/2। ये 1/2 से ये 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास यहाँ फॉर्मूला बनता है अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 F। ये फाइनल फॉर्मूला बना। अब मैंने आपको ये भी बताया कि F1 और F2 को आप कैसे निकालो। ये भी बताया है मैंने आपको कि F1 और F2 को कैसे निकालो। तो F1 को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और F1 किस किस के बीच में? F1 ये वाला फोर्स है भाई, इसके और इसके बीच में। तो दोनों क्या है? Q हैं। तो क्या बताया था? Q1 Q2, तो दोनों के दोनों Q हैं। तो Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, इनके बीच की दूरी। इनके बीच की दूरी कितनी है भाई? A। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर न्यूटन। इसी तरीके से F2 क्या है? F2 इसके और इसके बीच का फोर्स है भाई। दोनों फिर से Q है, इनके बीच की दूरी फिर से A है। तो ये भी क्या आ जाएगा? ये भी सेम आ जाएगा। अगर आप वैल्यू रखेंगे तो ये भी कितना आएगा? ये भी आएगा सेम, कूलॉम के नियम के हिसाब से। Q इंटू Q अपॉन A स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर न्यूटन। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये जो F1 और F2 की वैल्यू निकाली हमने, ये यहाँ पर रखेंगे। ध्यान से देखिए, F1 और F2 की वैल्यू क्या आ रही है? समान आ रही है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब सॉल्व करने की ट्रिक बताता हूँ आपको, ठीक है। पहले मैं यहाँ से ये वाला पार्ट उठाता हूँ जो मुझे सॉल्व करना है, ये वाला। ये हम सॉल्व करके आपको आगे दिखाएंगे। देखिए यहाँ तक हमने पीछे कर लिया था, ठीक है। अब देखिए, सपोज हमने क्या बोला? हमने बोला F1 और F2 दोनों बराबर हैं। तो दोनों के दोनों कितना है? दोनों की वैल्यू निकल के आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। इसको मैं सपोज X मान लेता हूँ, इस वैल्यू को मैं सपोज X रख लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पुट करूंगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बना दीजिए समीकरण 1 से। ये सॉल्व करने का तरीका है, ये गणित चल रही है, अब मैथ्स चल रहा है। अभी आगे का पार्ट अब मैथ्स चल रहा है। फिजिक्स वाला काम हमने कर दिया, अब ये मैथ्स वाला काम चल रहा है। अगर मैथ्स आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही, इससे पहले समझ में आ गया था, मतलब आपको मैथ्स में थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। अगर इससे पहले भी समझ में नहीं आया तो मतलब कि फिजिक्स में भी थोड़ा फोकस करने की जरूरत है ना। भले ही मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से बताया, समझाया सारी चीजें, लेकिन अगर यहाँ पर दिक्कत आ रही है इस वाले पार्ट में, तो ये आपके मैथ्स में थोड़ा गड़बड़ है। मैथ्स में आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन प्रैक्टिस आप खूब सारी कीजिए, ये सारी चीजें समझ में आने लगी है, खुद से करेंगे आप। तो समीकरण 1 से भाई F1 की जगह पे क्या रखेंगे? X रखेंगे तो X का स्क्वायर। F2 की जगह पे भी X रखेंगे तो X का स्क्वायर। और F1 और F2 दोनों की जगह पे X रखेंगे तो F1 F2 X हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये X स्क्वायर है, ये भी X स्क्वायर है, और ये X इंटू X क्या हो जाएगा? ये भी X स्क्वायर हो जाता है, आप जानते हैं, है ना। फिर इसके बाद देखिए कैलकुलेशन, देखिए कितनी जल्दी जल्दी होगी। अभी
एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x²। अब यहाँ से x बाहर आ जाएगा और 3 अंदर ही रह जाएगा, x√3। और x की वैल्यू क्या थी भाई, x की वैल्यू हमने ये मानी थी, ये हमने मानी थी खुद से, मतलब जब लास्ट में हमारा आंसर आ जाए तो x की जगह पर वापस ये डाल दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 1/4πε0, ठीक है, q²/a² इंटू √3। अब ये √3 को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, 1 से मल्टीप्लाई करके √3 हो जाएगा न्यूटन। ये नेट बल लगेगा किसके ऊपर, उस आवेश के ऊपर जिसकी हम बात कर रहे थे, उस आवेश के ऊपर लगने वाला नेट बल जो होगा वो ये होगा, ये हमारा आंसर। अच्छा, बल की दिशा भी आपको बतानी होगी, क्यों, क्योंकि बल क्या है, एक सदिश राशि है। बल क्या है, एक सदिश राशि है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये परिमाण हो गया। दिशा कैसे बताएंगे, देखिए दिशा देखिए, ये F1 और F2 दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, मतलब ये F1 भी इसको, ये भी इसको उतना ही फोर्स से खींचेगा, ये भी। जब ये दोनों फोर्स इक्वल हो, तो जो F नेट होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, F1 और F2 के बीच, ठीक है। डायरेक्शन जो रहेगी F1 और F2 के बीच, मैं यहां पर F नेट शो कर देता हूं, ये रहा F नेट, ये रहा F नेट, मतलब परिणामी बल ऐसे लगेगा। ये जो चार्ज Q होगा ना, इसकी और इसकी वजह से ना तो ऐसे जाएगा ना तो ऐसे जाएगा बीचों बीच, है ना। तो जो परिणामी बल होगा इसकी दिशा F1, जो F1 वेक्टर है और जो F2 वेक्टर है इसके बीच होगी या इसके मध्य होगी। ये हमारा आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आगे काफी सारे आएंगे, 2-3 क्वेश्चन मैं और आपसे करवाऊंगा, फिलहाल आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो आपके समझ में आई होंगी, कुछ नया सीखने को आपको आज की क्लास में जरूर मिला होगा। घर से इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ट्राई करें, खुद से समझने की कोशिश करें। अगली क्लास में मिलते हैं ऐसे किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।